नमस्कार प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपका स्वागत है टीएस के पाठशाला में फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स पार्ट का ऑप्टिक्स प्रकाशिकी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ लिया है। अब उसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग। गोलीय सतह से गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होगी यहाँ पे, तो जिसमें हम लोग उत्तल सतह से अपवर्तन पढ़ेंगे। गोलीय सतह दो प्रकार की हो सकती है, एक तो अवतल और दूसरी उत्तल, जो कि आपने दर्पण में पढ़ा होगा, दर्पण में, लेंस में, बहुत जगह पर पढ़ी होगी। तो उसी का ना एक फॉर्मूला होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू r। इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, इसको सॉल्व करके निकालने वाले हैं, जो कि स्टेट बोर्ड्स में 5 मार्क्स में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। तो यदि आपको इस चीज को अच्छे तरीके से प्रूफ करके इसको सॉल्व करके निकालना है, इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए समझना है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये चीजें आपको जरूर समझ में आएगी। और हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, बस एक खाली सा स्क्रीन है, इस पर हम लोग सारा काम खुद से करेंगे। डायग्राम भी हाथों से बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको भी उसी प्रकार से बनाना सीखना है, क्योंकि आपको भी डायग्राम बनाने के लिए सीखना है। इसलिए हम लोगों ने ऑलरेडी कोई डायग्राम नहीं रखा है, लेकिन हाँ, रेफरेंस के लिए हम लोगों ने अपना एक एनसीईआरटी बुक रखा हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी इज गॉड। हाँ, एनसीईआरटी ही भगवान है, बोल सकते हैं आप ऐसा। तो हमारा ये टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। इसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि इस डायग्राम को समझेंगे। यदि आपको डायग्राम की जरूरत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर आप इसकी एनसीईआरटी पर भी जाकर के 325 पेज नंबर में देख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो फॉर्मूला निकल करके आएगा, सूत्र जो निकल करके आएगा, वो कुछ यूं आएगा, नीचे लिखा होगा, कहाँ गया, हाँ, ये फॉर्मूला हम लोगों को सॉल्व करके निकालना। ये n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। तो ये n1 n2 मान रहा, हम लोग μ1 μ2 मान लेते हैं अपवर्तनांक को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग इन्हीं चीजों को अभी समझने पड़ने वाले हैं। यदि हो सके तो आप इस चीज का, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपके पास यदि एनसीईआरटी बुक्स होंगी तो आप उसमें से इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे। अब हम लोग यहाँ पर उन सारी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खींच लेते हैं डायग्राम। सबसे पहले हम लोग डायग्राम खींचते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को एक गोलीय पृष्ठ बनाना है, एक गोलीय सतह बनाना है, जिसमें कि गोलीय सतह किस प्रकार की, हमारी अभी उत्तल सतह है। गोलीय सतह हमारी उत्तल सतह है अभी। तो उत्तल सतह खींचने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपको भी इसी प्रकार से खींचने की कोशिश करना है। आप यदि अच्छे से खींचोगे तो आपका डायग्राम बढ़िया सा, सुंदर सा बन जाएगा। तो आपको बेहतरीन तरीके से खींचने की कोशिश करना है। तो ये हमारे उत्तल सतह हो गई, जिसमें कि हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, एक प्रधान अक्ष ले लिया। अब इस प्रधान अक्ष पर हम लोग एक वस्तु को रख देते हैं। इसी प्रधान अक्ष पर हम लोग एक वस्तु को मान लेते हैं। यहाँ पर एक वस्तु को मान लेते हैं। ये जो वस्तु ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट वस्तु, इसको हम लोग बिंदु मात्र मान लेते हैं। वैसा वस्तु जो बिंदु के आकार का हो, एक वस्तु है जिसको हम लोग बहुत छोटा सा, बिल्कुल बिंदु के बराबर का मान लेते हैं। अब यदि इस बिंदु का प्रतिबिंब इस उत्तल सतह के द्वारा हम लोगों को चाहिए, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, क्या चीज, कि किसी भी वस्तु से निकलने वाली कम से कम 2 प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे ही तो प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस बिंदु वस्तु से भी कम 2 प्रकाश की किरणें गुजरनी चाहिए, तभी जाकर के प्रतिबिंब बनेगी। तो इसके लिए हम लोग इससे 2 किरण गुजारते हैं और देखते हैं वो दोनों कहां जाकर के कटेगी। तो लाइन खींचने के लिए मैं शेप का सहारा ले रहा हूं। आप स्केल से खींच सकते हैं, आप स्केल के सहारे से इसको खींच सकते हैं। तो ये जो पहली इस बिंदु वस्तु ओ से निकलने वाली पहली प्रकाश की किरणें हैं, उसको हम लोग इस प्रकार से भेजते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये सीधे इसी पर जा रही है, आपको दिख रहा होगा, जो कि शायद इसके अंदर चली जा रही है, तो नहीं आपको दिख रहा होगा। ये इस प्रकार से सीधे जाएगी और ये यूं सीधे निकल जाएगी। ये एक पहली प्रकाश की किरण इस बिंदु वस्तु से सीधे जाएगी और सीधे निकल जाएगी। इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। ये पहली प्रकाश किरण थी इस बिंदु वस्तु से निकलने वाली, जो कि सीधे गई और सीधे निकल गई। अब दूसरी प्रकाश की किरणों को हम लोग गुजारते हैं, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार से इधर हम लोग भेजते हैं। ये शेप के सहारे से ही बना लेते हैं।
शेप के सहारे से बनते हैं, आपको क्लियरली पता चलेगा, ज्यादा क्लियरली पता चलेगा कि कौन सी लाइन किधर जा रही है। ये इस प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरणों को हम लोग यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पे। अब ये देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण एंटर करेगी, जिसको कि हम लोग मान लेते हैं बाहर वाला माध्यम μ2 मान लेते हैं, ये अंदर वाला माध्यम μ1 मान लेते हैं। दो माध्यम है, ये μ2 और ये μ1, और ये भी हम लोग मान कर चलते हैं कि μ2 ग्रेटर देन μ1, यानी कि μ2 सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, और प्रकाश की किरण अभी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरणें, वो जो दूसरे माध्यम में किरण जाती है अपवर्तित हो जाती है, वो अपवर्तित किरणें कहाँ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये चीजें हमने पढ़ी हुई है, तो वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा। पहली प्रकाश किरणें तो सीधे गई और सीधे निकल गई, लेकिन दूसरी प्रकाश की किरणें यहाँ पर जब टकराएगी तो अब यहाँ से इसका अपवर्तन होगा। एक बात समझिए, यदि यहाँ पर इसका अपवर्तन नहीं होता तो इसको सीधे निकल जाना चाहिए था। यदि मान लीजिए कि इसका अपवर्तन यहाँ से नहीं होता तो ये किस प्रकार से यहाँ ऐसे आया और इसे इसको सीधे निकल जाना चाहिए था। तो इसको ना इस प्रकार से डॉट लाइन जो हमने खींच करके दिखाया, इसको इस प्रकार से सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं निकलेगा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वहां पर होता है अपवर्तन। अब हम लोगों को ये भी पता है कि ये बाहर वाला जो माध्यम है μ2 ये सघन है, μ1 विरल है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ से जो ये प्रकाश किरण अपवर्तित होगी, वो अपवर्तित होकर के किधर जाएगी, हमने पहले पढ़ा हुआ है ना कि यदि सघन माध्यम से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो क्या होता है, अभिलंब के पास आती है या अभिलंब के दूर। तो शायद आपको याद होगा, सघन से विरल जाती है तो अभिलंब के पास आती है, अभिलंब के नजदीक आती है। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब के तरफ मुड़ती है, अभिलंब के पास आती है, अभिलंब के नजदीक आती है। तो यहाँ पर भी इसको चूंकि सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे जाएगा नहीं, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन हो रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन अब अभिलंब है कहाँ हमारे पास, अभिलंब रहेगा तभी तो हम लोग अभिलंब की तरफ मुड़ाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं, लेकिन अभिलंब खींचने से पहले एक प्रॉपर्टी आपको याद दिला दूं कि हम लोगों ने 8 या 9 क्लास में पढ़ा होगा, 8, 9 या 10 क्लास में, कि कोई भी एक सर्कल ले लेते हैं, वृत्त या गोला, उसके सेंटर से यदि उसके परिधि के किसी पॉइंट को मिला दीजिए तो ये हर हमेशा लंब होता है। इसके सेंटर से इसके परिधि को मिला दो तो ये लंब होता है, इसके सेंटर को इसके परिधि से मिला दो तो ये लंब होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, इसके सेंटर से इसके परिधि को मिला दो तो ये हर हमेशा लंब होता है। ये एक प्रॉपर्टी है छोटे जूनियर क्लास के लिए, कि किसी भी सर्कल के, किसी भी वृत्त के केंद्र को उसके परिधि से मिला देते हैं तो ये लंब बना लेता है अपने उसी परिधि पे। अब हम लोगों को इस बिंदु पर लंब चाहिए, इस बिंदु पर हम लोगों को इस बिंदु पर लंब चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जो गोलीय सतह है इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, उसी सेंटर से इसको मिला देंगे तो हम क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा। तो ये काम हम लोग करने वाले हैं। तो लंब खींच रहे हैं हम लोग, सबसे पहले लंब खींच लेते हैं। तो लंब खींचने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर होगा इसका सेंटर, कहीं यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। तो अब यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं, अब यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं। ये देखिए हमने जो ये एक डॉट लाइन से खींच दिया है, ये क्या हो गया, अब अभिलंब हो गया, इसलिए इसका नामकरण भी कर देते हैं। ये हमारा अभिलंब हो गया, इसका नामकरण कर देते हैं एंड नॉर्मल। ये क्या हो गया, हमारा अभिलंब। और ये वक्रता केंद्र, ये हम लोगों ने केंद्र माना इसको सी, तभी तो सी से परिधि को, ये कहीं ना कहीं तो एक गोला होगा ना, उसी गोला का ये केंद्र है, और इस केंद्र से इसके परिधि को हमने मिला दिया तो हमें क्या मिला, एन मिला। ये हमारा सी और ये जो एन है डॉट लाइन से खींचा है, ये क्या हो गया, हमारा अभिलंब। अब क्लियरली ये जो रेड लाइन आपको डॉट वाला दिख रहा है दर्पण में, इस गोलीय सतह के अंदर, इसको इधर जाना चाहिए था इसी पथ पर, लेकिन ये अभिलंब की तरफ चूंकि मुड़ेगा तो इसको क्या करना चाहिए, अभिलंब। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि ये मार्कर टाइप का जा रहा हो और इसको अभिलंब के पास आना हो तो ये किधर जाएगा, ऊपर या नीचे। क्लियरली दिख रहा होगा, यदि ये इधर से जाता और इसको अभिलंब की तरफ मुड़ना तो अभिलंब तो ये रहा, तो इसको नीचे मुड़ना पड़ेगा। तो हम लोग नीचे झुका देते हैं, तो इसको हम लोग नीचे झुका देते हैं, और ये नीचे जाएगी तो कहाँ जाकर के, डायग्राम को क्लियरली ध्यान से समझिएगा, जब ये नीचे जाएगी तो ये जब यहाँ से नीचे इस प्रकार से जाएगी
तो ये कहीं ना कहीं इस प्रधान अक्ष पे कट करते हुए आगे निकल जाएगी, ये कहीं ना कहीं प्रधान अक्ष को कट करते हुए आगे निकल जाएगी इस प्रकार से। और अब बढ़िया अच्छी तरीके से फिर से ध्यान दीजिएगा कि हमने जब पहली प्रकाश की किरण भेजी थी वो ये रेड वाली इधर से भेजी थी जो कि सीधे निकल गया था, यानी कि अपवर्तित किरणें ये चल करके आ रही, ये पहली अपवर्तित किरणें हमारी, और दूसरी अपवर्तित किरणें जब प्रकाश को इधर भेजा तो दूसरी अपवर्तित किरणें ये चल करके आ रही है, और ये दोनों किसी बिंदु पर कट रही है, इस बिंदु पर कट रही है। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जहां पर जाकर के कटता है, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जहां पर जाकर के कटती है वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, आई इमेज बनता है। ये तो हमारा प्रतिबिंब है। अब हमारे पास आई आ गया, सी आ गया, ओ आ गया, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि डायग्राम धीरे धीरे कचरा होते जाएगा, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें भरते जाएंगे। तो यदि हो सके तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हमारा डायग्राम तो कंप्लीट है, इसके लिए अब हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग साइड कर लेते हैं, लेकिन इसका हम लोगों को यूज आएगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग मानेंगे। पहले इसमें बहुत सारी चीजें पहले हम लोगों को मानना है। सबसे पहले इसमें दो चीजें हम लोग ढूंढेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा दो चीजें ढूंढना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो ध्यान से ढूंढिएगा आपतन कोण और अपवर्तन कोण। और आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण का परिभाषा तो पता ही होगा। आपतन कोण का परिभाषा क्या होता है? आपतन कोण का परिभाषा होता था आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आप आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद अपवर्तन कोण के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ढूंढते हैं हम लोग आपतित किरण और अभिलंब। ढूंढो। आपतित किरण तो हमारा दो था। आपतित किरण पहला ये इस प्रकार से और दूसरा ये, तो इसके साथ भी हम लोग बना सकते हैं और इसके साथ भी बना सकते हैं आपतन कोण, लेकिन हमें जो सुविधा होगी वो इसके साथ होगी। यहां से हम लोग ढूंढते हैं आपतन कोण को, यहां से हम लोग आपतन कोण को ढूंढते। चलिए आपको नीचे ला करके दिखा देते हैं। यहां से हम लोग आपतन कोण को ढूंढते हैं। तो जब ये आपतन कोण बनाएगा यहां से, ये ध्यान दीजिएगा, ये रेड वाली, ये जो रेड वाली दिख रही होगी ये है आपतित किरण, और ये जो एन वाली चीजें हैं ये हमारा अभिलंब। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच एक एंगल बन रहा है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? आई नहीं कह देंगे, आपतन कोण। यही तो है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग कुछ मान लेते हैं, मान लेते ये एस बिंदु है। तो अब हमारा आपतन कोण मिल गया। क्या? ये ओ एस को थोड़ी नीचे लिख दें। एस बिंदु यहां पर होगी, ये वाली पॉइंट एस है। ओ एस और एन, ध्यान से देखिएगा, ओ एस और एन, इस प्रकार से जो एंगल बन रही है तो हमारा आपतन कोण है। और इसका नाम हम लोग नीचे जाकर के लिख देंगे। इसका नाम हम लोग नीचे जाकर के लिख देते हैं। हमारा आपतन कोण मिल गया। क्या मिला? ओ एस एन, जो कि हमारा क्या है? आपतन कोण आई है। उसके बाद अपवर्तन कोण को ढूंढना है। अपवर्तन कोण को ढूंढते हैं। अब अपवर्तन कोण का परिभाषा होता है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अपवर्तित किरण तो हमारे पास फिर से दो गो था, एगो तो ये नीचे वाली चीजें और एक ये भी। तो इसमें अपवर्तन कोण को ढूंढना हमारे लिए सुविधाजनक होगा, तो इसके बीच में ढूंढते हैं। ये हमारी अपवर्तित किरण रेड वाली, और ये जो डॉट लाइन है सी एस एन, ये क्या हमारा अभिलंब। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा, ये तो अपवर्तन कोण होगा। ये जो एंगल बनाएगा, दिख रहा ना आपको, यही तो अपवर्तन कोण यानी कि आर है। यानी कि अपवर्तन कोण भी हम लोगों को मिल गया। क्या है? एंगल सी एस आई। ध्यान से याद रखिएगा, सी एस आई। तो नीचे जाकर के हम लोग लिख देंगे एंगल सी एस आई हमारा क्या है? अपवर्तन कोण है। जब ये एक बार आई और आर आ जाए तो फिर हम लोग कुछ एंगल को अपने हिसाब से मान लेते हैं, अपने तरीके से मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सबसे पहले हमने एंगल लिया था, बिंदु वस्तु ओ लिया था, सबसे पहले हमने किसको खींचा था? ये बिंदु वस्तु ओ को। तो यहाँ का एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा। मानते भी चलते, साथ में लिखते भी चलते हैं, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। हम लोग मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक एंगल है, क्या नाम पर है इसका? एस ओ। ये बिंदु हमारा ध्रुव है,
इसका नाम P है। एंगल SOP बराबर थीटा हम लोगों ने मान लिया। दो एंगल और मानना पड़ेगा हम लोगों को। और यहाँ पर जो उसके बाद ये वक्रता केंद्र, सबसे पहले हम लोगों ने ये O बिंदु वस्तु लिया था, उसके बाद हम लोगों ने वक्रता केंद्र खोजा था। तो ये मानने वाली चीजें आप अपने हिसाब से मान सकते हो किसी भी प्रकार से, लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं, ये इनके बीच जो एंगल बनेगा ये बनेगा अल्फा, मान लेते हैं हम लोग इसको अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा। दोनों के बारे में लिख देते हैं। ये मानने वाली चीजें आप अपने हिसाब से भी मान सकते हैं। ये अल्फा हम लोगों ने किसको माना था? SCP को, एंगल SCP, एंगल SCP बराबर अल्फा, और एक और एंगल है बीटा वाला, तो SIP, एंगल SIP बराबर हमने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। एंगल SIP को हम लोगों ने बीटा मान लिया, और ये तीन एंगल हमारा मानना कंप्लीट हो गया। अब जब ये तीन एंगल हमने मान लिया, तो ये अल्फा, बीटा और थीटा के रूप में I और R का मान निकालना है। इसी I और R का मान अल्फा, बीटा और थीटा के रूप में हम लोगों को निकालना है। तो देखिए निकालते हैं किसी तरह से। सबसे पहला काम हमने डायग्राम बनाया, फिर I और R एंगल का पता लगाया, उसके बाद तीन एंगल को हम लोगों ने मान लिया, अल्फा, बीटा और थीटा। क्लियर है ना? अब इसी I और R का मान हम लोग अल्फा, बीटा और थीटा के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ढूंढिएगा दो त्रिभुज को ढूंढिएगा। पहला I से रिलेटेड का है कि I का मान ही निकालना है, दूसरा R से रिलेटेड का है कि R का मान भी हम लोगों को निकालना है। तो दो त्रिभुज को ढूंढिए I से रिलेटेड। I तो यहाँ पर बन रहा है, और ये I किसी त्रिभुज के बाहर में दिख सकता है। ये जो एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज, ये डॉट लाइन वाली जो आगे गई है, और ये इस प्रकार से त्रिभुज SOC, ये दिख रहा है आपको, या फिर CSO, ये वाली त्रिभुज छोटी सी दिख रही है, यही है एक त्रिभुज जिससे कि I है, जिसमें I क्या है? बाहर में है, जिसके बाहर में I रखा हुआ है। तो यहां से हम लोग एक त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज क्या नाम रखा था हमने? एक बार फिर से देख लेते हैं। त्रिभुज CSO, त्रिभुज CSO से, त्रिभुज CSO से, और त्रिभुज CSO में आप देखिएगा, त्रिभुज CSO में आप देख सकते हैं कि ये जो I है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, और बाह्य कोण का प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। बाह्य कोण का प्रॉपर्टी क्या है? हमने 7-8 क्लास में पढ़ा होगा। यदि ये इस प्रकार से कोई त्रिभुज है और इसके ये बाहर में कोई एंगल है, ये अल्फा मान लेते हैं, इस अल्फा एंगल का मान, इस कोण का मान इन दोनों कोण के योगफल के बराबर होता है, इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होता है। याद रखिएगा, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान, यानी कि किसी त्रिभुज के बाहर में यदि कोई एंगल हो, तो उस बाह्य कोण का मान, बाहर वाले कोण का मान, इसके बगल वाले कोण को छोड़ करके, जहां पर ये बना है उसके बगल वाले को छोड़ करके, बाकी जो दो कोण बन रहा है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। इसका हम लोग यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना, बाह्य कोण का प्रॉपर्टी। ये त्रिभुज CSO में हम लोग देख सकते हैं कि I इसके बाहर में है, तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा, और ये तो हम लोगों को चाहिए था, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक और काम करते हैं, एक और त्रिभुज लेकर के हम लोग R निकालने की कोशिश करते हैं। अब R ढूंढेगा, R कौन से त्रिभुज में है? तो क्लियरली दिख रहा है, ये जो त्रिभुज है नीचे वाली, ये इसी त्रिभुज में R एंगल दिख रहा है, तो उसी त्रिभुज को ले लेते हैं हम लोग, उसी त्रिभुज को ले लेते हैं। ये जो नीचे दिख रही है ICS, तो त्रिभुज ICS से, त्रिभुज ICS से क्या ले लेते हैं हम लोग? अच्छा, त्रिभुज तो ले लिया है, इसमें भी बाह्य कोण का प्रॉपर्टी लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा आराम से कि इस त्रिभुज के बाहर में कौन सा कोण बना रहा है कोई। तो एक तो यहाँ दिख लिया त्रिभुज ICS, इसके बाहर में ये अल्फा बन रहा है, यानी कि अल्फा बराबर हम लोग ले सकते हैं। और अभी हमने बाह्य कोण को देखा था, क्या होता है मान इसका? इसके अपने बगल वाला को छोड़ करके बाकी दोनों के योगफल के बराबर, यानी कि ये R प्लस बीटा, ये हो गया R प्लस बीटा। इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? इसलिए R बराबर अल्फा माइनस बीटा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास I और R दोनों पता चल गए। यहाँ तक काम करने के बाद अब हम लोग स्नेल का नियम लगाते हैं। ये थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, काहे कि लॉन्ग आंसर है ये। लॉन्ग आंसर वाली चीजों में थोड़ा सा धीरे रखना पड़ता है। सबसे पहले हम लोगों ने इस प्रकार का डायग्राम बनाया, फिर आपतन कोण और अपवर्तन कोण को ढूंढ लिया, उसके बाद हमने I और R का मान निकाल लिया अल्फा, बीटा और थीटा के रूप में। अब स्नेल का नियम लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? स्नेल का नियम लगाएंगे।
अब हम लोग इसी में स्नेल का नियम लगाते हैं, जो कि इधर से हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। ये सघन सिब्रल में जाएगा तो लंब तरफ मुड़ेगा, आपको तो सब पता ही होगा। और टेंशन नहीं लीजिएगा, इस चीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सुंदर रूप में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी समझने की कोशिश करना है। जब आई और आर पता चल गया हमें तो अब हम लोग स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। स्नेल के नियम से 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता था μ2 अपॉन μ1। इसको हम लोग μ21 भी लिख सकते हैं, μ21 μ2 इंटू कोमा 1, इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं μ2 अपॉन μ1, यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तन की चीजें आपने पढ़ा होगा। अब इसी को यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल करके आ जाएगा, μ1 इंटू साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, μ2 इंटू साइन आर। यहां तक आ गई, ये हमारा स्नेल का नियम हो गया। μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अब यहाँ पर ना एक चीज होती है रेडियन माप में। रेडियन माप में क्या होता है, यदि आई और आर के मान बहुत छोटे हो, यदि आई और आर के मान बहुत छोटे हो, यदि आई और आर के मान बहुत ज्यादा छोटे हो तो उस कंडीशन में आई लगभग साइन आई के बराबर हो जाती है और आर लगभग साइन आर के बराबर हो जाती है, साइन आर के बराबर हो जाती है। इसका मतलब इस फॉर्मूला में हम लोग साइन आई और साइन आर की जगह पर आई और आर पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देते हैं। ये μ1 इंटू में क्या रखा हुआ, साइन आई, इसके जगह पर सिर्फ हम लोग रखेंगे आई इज इक्वल टू μ2 इंटू क्या रखा है, साइन आर, इसके जगह पर हम लोग रखेंगे सिर्फ आर। और समीकरण 1 और 2 से हम लोगों को आई और आर का मान पता है तो रख देते हैं, क्या दिक्कत है। μ1 इंटू आई का मान यहां से देख सकते हैं आप, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। आर का मान हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा, तो दोनों का मान रख देते हैं। अब एक काम आपको और करना है, अल्फा थीटा अल्फा बीटा ये सभी चीजों जो है इनका मान रखना है। अब मान रखेंगे तो कैसे रखेंगे, याद कीजिएगा कि आपने 11th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एक सूत्र जो कि इस प्रकार से होती थी। यदि ये वृत्त है, बीच में सेंटर हो, ये यदि ये चाप हो एल लंबाई का एक चाप ले लीजिए और त्रिज्या आर हो, ये एंगल थीटा हो, तो यहाँ पर थीटा का फॉर्मूला होता था थीटा इज इक्वल टू एल बटे आर, यानी कि कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, थीटा बराबर एल बटे आर, जहां थीटा कोण, एल चाप की लंबाई, आर त्रिज्या। तो इस प्रकार की हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, यही फॉर्मूला लगा करके हम लोग थीटा का मान निकालेंगे, थीटा अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं, हम लोग इसी फॉर्मूला को लगा करके अब क्या निकालेंगे, थीटा अल्फा और बीटा का मान। डायग्राम चाहिए, इसके लिए हमें डायग्राम को सामने में ले आते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से अल्फा थीटा अल्फा बीटा सबका वैल्यू रखेंगे। यहाँ से अल्फा के बारे में आप देख सकते हैं, अल्फा एल बटे आर, इसके लिए एल ध्यान दीजिएगा, पी एस, यही तो है चाप की लंबाई, अल्फा के लिए चाप क्या है, पी एस ही है। तो μ1 बाहर में, μ1 को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो बाद में करेंगे, पहले इसका वैल्यू रख देते हैं। μ1 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन त्रिज्या चाहिए तो पी से सी तक, यानी कि पी सी लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा के बारे में लिख सकते हैं पी एस अपॉन पी सी, प्लस है थीटा के बारे में उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, थीटा ये है थीटा, शायद आपको नहीं दिख रही होगा, हम बीच में ला करके दिखाते हैं। थीटा इसके लिए चाप की लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक ही तो है, इसको यदि इस प्रकार रख दें तो, यदि इसको इस प्रकार से रख दें तो चाप की लंबाई दिखेगी पी एस और त्रिज्या क्या दिखेगी, पी से ओ तक, पी से एस तक ये एल और पी से ओ तक आर हो गई। और एल बटे थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे आर होता है ना, तो हम लोग थीटा की जगह पर लिख देंगे पी एस अपॉन पी आर, पी एस बट्टा पी आर, पी एस बट्टा में पी आर नहीं सॉरी पी ओ, ये ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू अल्फा का मान फिर से हमने रखा है यहाँ पे पी एस बटे पी सी, और माइनस में बीटा, बीटा का मान यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बीटा के लिए चाप की लंबाई क्या होगी, यही तो होगी, फिर से पी एस ही तो है ना, पी एस बट्टा में बीटा के लिए पी से आई तक की दूरी, यही तो आर होगा आपके बाद, पी आई। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि पी एस चारों जगह पर है, इन दोनों में से हम लोग पी एस कॉमन लेकर बाहर निकाले, इन दोनों जगह से पी एस कॉमन लेकर बाहर निकाले तो पी एस आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो उसको हटा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो बच रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच रही है, गुना भी कर देते हैं, μ1 अपॉन पी सी
अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो PC है ये है क्या, P से C तक, और C है वक्रता केंद्र, P है ध्रुव, ध्रुव से वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी कि PC हमारे पास जो है वो वक्रता त्रिज्या है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन दायां साइड है, यानी कि आपके प्रकाश की दिशा में, तो ये हो जाएगा प्लस में ही, इसके चिन्ह से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। μ1 को यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस μ1 अपॉन ये PO है, ध्यान दीजिएगा PO। अब PO क्या है, PO, O हमारी वस्तु थी, O हमारी क्या थी, वस्तु थी ना, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को कहते हैं वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी अभी बाईं तरफ है तो हो जाएगी माइनस में, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, U लिखेंगे, लेकिन बाईं तरफ है तो माइनस U इज इक्वल टू, फिर से ये PS तो कट गया था निकल करके, μ2 बट्टे PC होगा, μ2 बट्टा PC, और PC क्या है हमारा R, तो R लिख देते हैं, और ये PS तो ऊपर से निकल गया था, μ2 मल्टीप्लाई हुआ μ2 अपॉन PI क्या था, प्रतिबिंब दूरी, यानी कि V, इसको हम लोग, अच्छा बीच में माइनस का साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं V, और V भी ध्यान से देखिएगा दाईं साइड है, V ये I किधर है, दाईं साइड है ना, तो ये प्लस में ही रह जाएगा। अब यहाँ से R वालों को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ से R वालों को हम लोग, R वाले सभी चीज को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो μ2 बट्टा V है ये भी माइनस में, जब इसको उधर लेकर के आ जाएंगे तो बन जाएगा प्लस में μ2 बट्टा V, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, μ1 बट्टा U ये पहले से है यहाँ पे, और ये μ2 बट्टे R इधर पहले से है, μ2 बट्टे R प्लस में पहले से है, जब ये μ1 बट्टे R को इधर भगाएंगे तो माइनस में आ जाएगा μ1 अपॉन R। इन दोनों में हम लोग एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं, μ2 बट्टा V माइनस μ1 बट्टा U इक्वल टू R का एलसीएम R होगा, लॉस R भागा R 1 इंटू μ2 हुआ, माइनस R डिवाइडेड बाय R 1 इंटू μ1 तो μ1 हो गया। तो इसको हम लोग अपवर्तन का सूत्र बोल सकते हैं गोलीय सतह से, जो को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है, जो कि बहुत ही लंबे स्टेप में हमने इसको प्रूफ किया है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया था, ये एक डायग्राम बनाया था, एक गोलीय सतह ले लिए, उत्तल सतह गोलीय, फिर जिसमें एक प्रधान अक्ष खींचा था जिसमें P था, और एक वस्तु O रखा, O से दो प्रकाश किरण गुजारा था, एक ये सीधे गई थी, सीधे निकल गई थी, दूसरा इधर से गई और इधर से अपवर्तित हुई थी, दोनों यहाँ I पर कटती है और I पर ही प्रतिबिंब बनी थी। उसके बाद हम लोगों ने आपतन कोण और अपवर्तन कोण निकाला था, फिर 3 एंगल माना था हम लोगों ने, 3 एंगल माना था, क्या क्या 3 एंगल माना था, थीटा, अल्फा और बीटा। इन तीनों एंगल के रूप में I और R का मान निकाला था। उसके बाद सीधा स्नेल का नियम लगा करके साइन I और साइन R को छोटा करके I और R लिख करके वैल्यू रख दिया था और आंसर आया था। तो इस वीडियो को आपको रिपीट करके देखना है, और तब तक देखना जब तक कि समझ में नहीं आए। और हमने एनसीईआरटी में देखा था, इसी प्रकार का फॉर्मूला था, हमने एनसीईआरटी में देखा था। ये नीचे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी। हाँ, भले बनाने का तरीका अलग होगा, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी भी परिभाषा को याद रखना उसी तरीके से, जो तरीका आपको समझ में आए और जो तरीका आपको याद रह जाए, लेकिन आंसर नहीं बदलेगा। ये आंसर कहाँ गया, ये रहा, ये आंसर है इस चीज का, आप देख सकते हैं। n2 बट्टा v माइनस n1 बट्टा u हम लोगों ने क्या मान लिया, n1 और n2 की जगह पर μ2 और μ1 मान लिया, और v और u और r सेम टू सेम, ये आंसर हम लोगों को आना था, जो कि हम लोगों ने ले आया। तो आपको इस चीज को रिपीट करके देखना है और बढ़िया से समझ लेना है। इसको एक स्क्रीन में छोटा करके देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सर अब दिख सकता है। अब ये एक साथ एक स्क्रीन में आ गई है, छोटा करके हमने ले लिया इसको। अब आप इसको एक साथ स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये एक पिक्चर में पूरा वीडियो आ जाएगी, पूरी चीजें आ जाएगी एक फ्रेम में। बस इतनी सी चीजें थी, इतनी सी कहानी थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि ये आपको समझ में आ जाती है तो आप इसी प्रकार से अवतल सतह से प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र भी प्रूव कर लोगे। और ये 5 मार्क्स में आते हैं स्टेट बोर्ड्स में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये समझ लेना है और अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। और आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। यदि ये वीडियो, ये क्लास लेक्चर आपको समझ में आ गई हो तो अगला वीडियो आपको अगले टॉपिक, किस टॉपिक पर चाहिए उस टॉपिक का आप नाम बता सकते हैं, हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।